Very warm welcome to all my students. So today we are going to start our next topic, that is the physiology of respiration, in which we will study physiology, pulmonary respiration, respiratory volumes and capacities, transport of oxygen and carbon dioxide in blood, types of respiratory pigments and oxygen dissociation curves. So first of all, what is respiration? So respiration is the process by which oxygen is taken in and carbon dioxide is given out. तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। ओके, सो जो पहला हम प्रोसेस जो रेस्पिरेशन का हम स्टार्ट करते हैं जब हम पैदा होते हैं, ठीक है। तो जो फीटल लंग्स है, जो माँ के पेट में बच्चा रहता है तो उसके जो लंग्स है वो नॉन फंक्शनल रहते हैं। तो वो अपने अम्बिलिकल कोड के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, जब वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ जी रहा होता है। ओके, सो प्लेसेंटा, या हम जिसको प्लेसेंटा बोलेंगे, अम्बिलिकल कोड, जहाँ पे गैस जो ब्लड का एक्सचेंज होता है, तो वहाँ से वो रेस्पिरेशन करते हैं। तो हम अपने लंग्स से पहला रेस्पिरेशन तब करते हैं जब हम पैदा होते हैं। ओके, सो जो ये रेस्पिरेशन है वो पैदा होने से लेके मरने तक ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होते रहता है। ओके, तो परमानेंट जो रेस्पिरेशन स्टॉप कब होता है? जब हमारी मौत हो जाती है। ओके, जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है, ठीक है, डिफरेंट एज पे अगर हम बात करेंगे तो जो न्यू बॉर्न है उसका 30 to 60 बीट्स पर मिनट रहता है, या अर्ली चाइल्डहुड की हम बात करेंगे तो 20 से 40 जो रेस्पिरेशन है वो रहता है पर मिनट। अगर हम लेट चाइल्डहुड की बात करेंगे तो 15 to 25 रेस्पिरेशन पर मिनट, एंड एडल्ट की बात करेंगे तो 12 to 16 पर मिनट। ओके, तो अब ऑक्सीजन के बेसिस पे दो टाइप्स के रेस्पिरेशन रहते हैं, ठीक है, दैट इज़ द एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन हम किसको बोलेंगे? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिसमें जो फूड है कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है और जो एंड प्रोडक्ट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वाटर रहता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है, ठीक है। तो उन ऑर्गेनिज्म को जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एरोब्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यूग्लिना है, ह्यूमन है, इनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो एन दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन किसको बोलेंगे? तो जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है, जो फूड है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और जो एंड प्रोडक्ट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड और बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। सो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? एन एरोब्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि टीनिया सोलियम है, और हमारे मसल सेल्स में भी क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और जो हमारा आरबीसी है या मेमेलियन आरबीसी है वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन दिखाता है, क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिस पे, किसके बेसिस पे? ऑक्सीजन के बेसिस पे। तो अगर हम बात करेंगे नॉर्मली रेस्पिरेशन को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है? सिंपली जो रेस्पिरेटरी गैस है उसका एक्सचेंज होता है बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, ठीक है। लंग्स और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज होगा किसका? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो अब उसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन किसको बोलेंगे? विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़, ठीक है। जब ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में इन गैसेस का एक्सचेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन सिर्फ बाहर के इन्वायरमेंट से या लंग्स और ब्लड के बीच में जब एक्सचेंज होता है उसको एक्सटर्नल। इंटरनल किसको बोलेंगे? जब ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में एक्सचेंज होगा गैसेस का, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो अगर हम बात करेंगे फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन की, कि दो फेजेस रहता है, एक इंस्पिरेशन और दूसरा रहता है एक्सपायरेशन। तो इंस्पिरेशन में क्या होता है? जो एयर है वो लंग्स में एंटर होता है एटमॉस्फेयर से, और एक्सपिरेशन में क्या होता है? जो एयर है जो लंग्स में प्रेजेंट है वो लंग्स को लीव करके बाहर इन्वायरमेंट में चला जाता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग जो नॉर्मल ब्रीदिंग है उसमें इंस्पिरेशन क्या इज़ एन एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपिरेशन इज़ ए पैसिव प्रोसेस, ठीक है। तो इंस्पिरेशन क्या एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, और जो एक्सपायरेशन है वो क्या है? एक पैसिव प्रोसेस है। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने एक फिजियोलॉजी दिया हुआ है इन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। उस यहाँ से यहाँ पे एंटर होने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ गैसियस एक्सचेंज की, ठीक है। तो जो ये गैसियस एक्सचेंज होता है,
और ओके एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में या ब्लड के बीच में, तो ये प्योरली एक फिजिकल प्रोसेस है और डिपेंड करता है किस पे, डिफ्यूजन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फ्लो होता है, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पूरा एक फिजिकल प्रोसेस है, तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे, ठीक है, या हम ऐसा बोलेंगे लो पार्शियल प्रेशर पे, ये पार्शियल प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। तो अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, अगर ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे एयर में या वाटर में, तो वो रहता है कम से कम 150 नैनोमीटर, या हम अगर mmHg में बात करेंगे तो 760 mmHg, ठीक है। सो अल्वियोलाई की बात करेंगे तो ये हो गया एयर में, एटमॉस्फेयर में या वाटर में। तो अगर हम एल्वियोलाई में की बात करेंगे जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, तो एल्वियोलाई की बात करेंगे तो वहाँ पे रहता है अबाउट 104 mmHg। और अगर हम बुलेट कैपिलरीज की बात करेंगे तो दैट इज़ अबाउट 40 mmHg। देखो एटमॉस्फेयर में 760, इसके बाद एल्वियोलाई में 104 और ब्लड में 440 mmHg। तो क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, एल्वियोलाई में थोड़ा सा कम है, ब्लड कैपिलरीज में और कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो एक्सचेंज होगा, इसीलिए एटमॉस्फेयर से ब्लड में एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड कैपिलरीज में 46 mmHg रहता है, ठीक है, एल्वियोलाई में 36 mmHg रहता है। और अगर हम एयर की बात करेंगे तो 6 to 10 mmHg। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड में ज़्यादा है, एल्वोलाई में उससे थोड़ा कम है, और एयर की बात करेंगे, एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो उसमें और कम है, दैट इज 6 to 10 mmHg। तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर ज़्यादा है, ब्लड में ज़्यादा है, फिर एल्वेलाई में थोड़ा उससे कम है, फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर में उससे भी कम है। ऑक्सीजन का उसका अपोजिट है, बाहर ज़्यादा है, एल्वेलाई में उससे कम है, उसके बाद ब्लड में, ब्लड कैपिलरीज में उससे भी कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन बाहर से बॉडी के अंदर जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। तो इसी कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता है, द डिफ्यूजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन के थ्रू अंदर या बाहर रिलीज होते हैं, ओके। तो ये हो गया फेजेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ गैसेस एक्सचेंज। तो इसी के प्रिंसिपल के बेसिस पे क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। सो ये जो डिफरेंस है पार्शियल प्रेशर के बीच, ठीक है, दो बाहर एटमॉस्फेयर और ब्लड कैपिलरीज के बीच में, ब्लड कैपिलरीज और एल्वियोलाई के बीच में, तो यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है या जो ऑक्सीजन है उसको एक्सचेंज करने में एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में, और लंग्स और टिश्यूज़ के बीच में, ओके। तो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है रेस्पिरेटरी सरफेस के, ठीक है। तो हम यहाँ रेस्पिरेटरी एनाटॉमी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो डिपेंड करता है किस पे, प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन पे, ओके। सो फॉर द एफिशिएंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस द रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक एफिशिएंट एक्सचेंज होने के लिए गैसेस का ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो सरफेस है, रेस्पिरेटरी सरफेस, वो बहुत थिन होना चाहिए ताकि वहाँ पे इजीली जो एयर है वो एक्सचेंज हो सके या डिफ्यूज़ हो सके। दूसरा, ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, इट मस्ट बी परमिएबल फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो रेस्पिरेटरी सरफेस है थिन होना चाहिए, साथ में परमिएबल होना चाहिए किसके लिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तीसरा, जो ये रेस्पिरेटरी सरफेस है वो मॉइस्ट होना चाहिए। चौथा, हाईली वास्कुलर होना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे वास्कुलर नहीं होगा तो ब्लड और उसके बीच में एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। और इट मस्ट बी डायरेक्ट कंटैक्ट विद द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है, जो सराउंडिंग मीडियम है उसके साथ डायरेक्ट कंटैक्ट में होना चाहिए, जैसे कि वाटर हो या एयर हो, उसके साथ डायरेक्टली कंटैक्ट में होना चाहिए। अगर हम फिश की बात करेंगे तो वहाँ पे गिल्स प्रेजेंट रहते हैं, वो वाटर के साथ कंटैक्ट में रहता है। अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो हमारा क्या है, यहाँ पे लंग्स है, नोज़ के थ्रू जो हवा है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के साथ कंटैक्ट में है, तो जो गैसेस का एक्सचेंज ईजी हो जाता है, ठीक है। इस मस्ट हैव लार्ज सरफेस एरिया। तो जो सरफेस एरिया है वो बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो गैसेस है उनका एक्सचेंज हो सके। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। बहुत सारे एनिमल्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट है, बहुत सारे एनिमल्स में नहीं है, डायरेक्टली वो एक्सचेंज होता है उनके सरफेस के बीच में। तो कुछ एनिमल्स में या मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे हैव रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, जो ये कैरिंग कैपेसिटी है गैसेस के उसको इंक्रीज़ कर देता है, ओके। उसके बाद अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे
So there is a progressive increase in the surface area of the respiratory surface, it increase the efficiency of respiration. तो अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे तो जो सरफेस एरिया है रेस्पिरेटरी सरफेस का वो क्या है, थोड़ा सा प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि जो रेस्पिरेशन है वो इफ़िशिएंटली वहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, या रेस्पिरेटरी सरफेस के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक एफिशिएंट रेस्पिरेशन के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, थिन होना चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस, परमेबल होना चाहिए गैसेस के लिए, मॉइस्ट होना चाहिए, वस्कुलर होना चाहिए और डायरेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए, और लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, और साथ साथ में अगर रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होगा तो और अच्छा है, ताकि उसकी इफ़िशिएंसी और बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब हम ये एनाटॉमी देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो इट कंसिस्ट ऑफ नोज, फेरिंग्स, नोज और नोज जिसमें नेजल कैविटी में आता है, नोज, फेरिंग्स दैट इज थ्रॉट, देन लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, देन ट्राइकिया दैट इज द विंड पाइप, ब्रोंकाई एंड लंग्स। सो ठीक है, तो ये कुछ कुछ पार्ट्स है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के एनाटॉमी में आता है। तो अगर हम इन पार्ट्स को क्लासिफाई करेंगे तो स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे, तो जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है, तो पहला है दैट इज़ द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर हम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है नोज, फेरिंग्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अगर हम लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें आता है लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। ठीक है, तो अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन, ये हो गया किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चरली। ठीक है, अगर हम फंक्शनली इसको डिवाइड करेंगे तो फंक्शनली भी इसके दो पार्ट्स है। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है, द कंडक्टिंग जोन कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग कैविटीज एंड ट्यूब बोथ आउटसाइड एंड विद इन द lungs. These include nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles and terminal bronchioles. Their function is to filter warm and moisten air and conduct it into the lungs. तो जो अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शनली ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो पार्ट्स में प्रेजेंट है। तो पहला जो है दैट इज़ अ कंडक्टिंग जोन। ठीक है, तो कंडक्टिंग जोन में क्या है, सीरीज ऑफ इंटर कनेक्टिंग कैविटीज़ प्रेजेंट है, जिसमें ट्यूब जो कैविटी और ट्यूब प्रेजेंट है, जो आउटसाइड भी प्रेजेंट है और लंग्स के अंदर भी प्रेजेंट है। तो जिसमें हमारा क्या आता है, पहले तो आएगा नोज़ आएगा, फेरिंग्स आएगा, लैरिंग्स आएगा, ट्रेकिया आएगा, ब्रोंकाई आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में। ओके, सो इन्होंने यहाँ पे दिखाया नहीं, तो इसमें देखते हैं हम। ठीक है, तो नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ठीक है, और ब्रोंकियोल्स तक ये पहले कंडक्टिंग जोन में आता है। तो इनका जो फंक्शन क्या रहता है, तो इनका फंक्शन रहता है कि वो जो एयर है उसको फिल्टर करना, एयर को वार्म करना, एयर को मॉइस्ट करना और उस एयर को लंग्स तक पहुंचाना। ठीक है, देन उसके बाद जो दूसरा है दैट इज़ द रेस्पिरेटरी जोन। तो ये हो गया था कंडक्टिंग जोन। अब यहाँ दूसरा आता है रेस्पिरेटरी जोन, जहाँ पे मेन जो गैसेस है उसका एक्सचेंज होता है। तो रेस्पिरेटरी जोन कंसिस्ट ऑफ टिश्यू विद इन द लंग्स वेयर गैस एक्सचेंज ओकर। तो जो रेस्पिरेटरी जोन है उसमें क्या आता है, इसमें आता है ब्रोंक्यूल्स, ओके, एल्वियोलर डक्ट्स, जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है। ठीक है, ऊपर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स था, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आता है। तो जो इसमें है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, अल्वियोलर डक्ट, अल्वियोलर सैक एंड अल्वियोलाई। तो ये जो पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से लेके अल्वियोलाई तक, तो दीज आर द मेन साइट्स ऑफ गैस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड ब्लड। तो एयर और ब्लड के बीच में क्या है, ये जो मेन पार्ट है जो एक्सचेंज करता है किसका, गैसेस का। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो लास्ट है, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद यहाँ पे जो ब्रोंक्यूल्स है उनका क्या हो रहा है, अगेन बाइफर्केशन हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, उसके बाद अल्वियोलस, देन अल्वियोलाई, देन अल्वियोलर डक्ट्स, अल्वियोलर सैक्स। सो दीज आर द रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है, तो ये क्या है, रेस्पिरेटरी जोन है। और अगर हम बात करेंगे कंडक्टिंग जोन की, तो जो नेजल कैविटी से लेके फेरिंग से लेके लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियो, ब्रोंकाई और लास्ट जो पार्ट है दैट इज़ द टर्मिनल ब्रोंकाइल। ठीक है, तो वहाँ तक क्या है, वहाँ तक है कंडक्टिंग जोन। तो ये सिर्फ गैस को पहुँचाता है लंग्स तक। ठीक है, सो जो ब्रांच है मेडिसिन का, जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करता है डिजीज रिलेटेड टू द ईयर, नोज एंड थ्रोट, इज कॉल्ड ओथोरिनो लेरिंगोलॉजी। ठीक है,
ए पल्मोनोलॉजिस्ट इज़ ए स्पेशलिस्ट इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ लंग्स। तो एक पल्मोनोलॉजिस्ट भी है, तो मेनली वो क्या है, स्पेशलिस्ट है किसका, जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है लंग्स के डिजीज़ का, तो उसमें वो एक्सपर्ट रहता है। तो उस एक्सपर्ट को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट। ठीक है तो अगर हम अल्वियोलाई की बात करेंगे, तो अल्वियोलाई क्या है, इट्स ए thin layer of about 700 million alveoli within their lungs, which is crucial for respiration, exchanging of O2 and CO2 within the surrounding blood capillaries। ठीक है, तो अबाउट 700 मिलियन alveoli प्रेजेंट रहता है लंग्स में। ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए बिटवीन द सराउंडिंग एंड द ब्लड कैपिलरीज। तो एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन की हमने बात की। देन रेस्पिरेटरी फंक्शंस, तो फंक्शंस क्या रहता है, सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन है, देन डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड C2 है अल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, ट्रांसपोर्ट है O2 और C2 के CO2 का, ठीक है, बिटवीन द ब्लड एंड ब्लड फ्लूइड्स टू एंड फ्रो फ्रॉम द बॉडी टिश्यू सेल्स। ठीक है, लंग्स से बॉडी तक, बॉडी से लंग्स तक। ठीक है, तो ये इसका काम रहता है रेस्पिरेटरी फंक्शंस का। देन रेगुलेशन ऑफ वेंटिलेशन। ठीक है, तो ये हो गया है रेस्पिरेटरी फंक्शंस। अब जो नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस है लंग्स का, दैट इज ऑल्फेक्शन है, वोकलाइजेशन है, डिफेंस मैकेनिज्म है, एंटी कोगुलेंट फंक्शन है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड टेम्परेचर एंड एसिड बेस बैलेंस है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस है, सिक्रेशन ऑफ ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो मेनली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इसमें एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन जो सिस्टम है उसमें ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उससे पहले रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म से जाने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे किसके बारे में, जो गैस है वो कहाँ से एंटर होता है। तो जो गैस है वो नोज और नेजल कैविटी और माउथ के थ्रू एंटर होता है। ठीक है, देन माउथ के बाद वो फेरिंग्स में पहुंचता है, नेजल कैविटी के थ्रू वो फेरिंग्स में पहुंचता है। ठीक है, तो फेरिंग्स इज आल्सो नोन एज थ्रॉट। तो जो फेरिंग्स, इट्स अ मस्कुलर फनल दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ द नेजल कैविटी टू द सुपीरियर एंड ऑफ द इसोफेगस एंड लैरिंग्स। तो जो फेरिंग्स है वो भी 3 रीजन में डिवाइडेड है, एक है नेसोफेरिंग्स, एक है ओरोफेरिंग्स और तीसरा है लेरिंजो फेरिंग्स। ठीक है, तो जो नेसोफेरिंग्स है, इट इज़ द सुपीरियर रीजन ऑफ द फेरिंग्स, जो सबसे ऊपर है, दैट इज़ द नेसोफेरिंग्स। ठीक है, देन जो फिर उसके नीचे जो पार्ट है, दैट इज द ओरोफेरिंग्स। ठीक है, विच इज लोकेटेड इन द पोस्टीरियर ऑफ द ओरल कैविटी। ठीक है, जो एयर है वो इनहेल थ्रू द ओरल कैविटी एंटर द फेरिंग्स एंड एट द ओरोफेरिंग्स। ठीक है, जो हम सांस लेते हैं जो ओरल कैविटी के थ्रू, ठीक है, दैट विल एंटर्स द फेरिंग्स एट द ओरोफेरिंग्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो माउथ का जो पार्ट यहाँ पे टच हो रहा है, दैट इज द ओरोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स के ऊपर जो पार्ट है जो नोज नेजल कैविटी के पीछे, दैट इज द नेजोफेरिंग्स। उसके बाद जो नीचे है एपिग्लोटिस के पीछे, तो लेरिंग्स के ऊपर, दैट इज द लार्ज पार्ट, दैट इज द लेरेंजो फेरिंग्स। ठीक है, देन उसके बाद लेरिंग्स आता है। सो लेरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट रीजन है, शॉर्ट सेक्शन है ऑफ द एयरवे दैट कनेक्ट्स द लेरेंजो फेरिंग्स एंड द ट्रैकिया। तो ये जो लेरिंग्स है वो क्या करता है, फेरिंग्स को या लेरेंजो फेरिंग्स को ट्रैकिया के साथ कनेक्ट करता है। ओके, सो बहुत सारे कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर से ये लेरिंग्स बना है। तो उसमें से एक है द एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो एपिग्लॉटिस इज ए कार्टिलेजिनस पीस ऑफ लेरिंग्स एंड सर्व्स एज द कवर ऑफ द लेरिंग्स ड्यूरिंग स्वेलोइंग। ठीक है, तो ये जो लेरिंग्स जो एपिग्लॉटिस है वो क्या करता है, तो ये एक कवर की तरह काम करता है, जब हम कुछ खाना खा रहे हैं उस टाइप पे लेरिंग्स को ये इफेक्ट ना करे, इसीलिए। ठीक है, जब हम खाना खा रहे होंगे तो उस टाइम पे जो सांस है वो रुके नहीं, इसीलिए वो एपिग्लॉटिस उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद लेरिंग्स में, ठीक है, तो इसी एपिग्लॉटिस के आगे थायराइड कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, जिसको हम मेनली क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है, तो जो एडम एप्पल है मोस्टली कॉमनली इनलार्ज एंड विजिबल इन एडल्ट मेल्स। जो एडल्ट मेल्स है उसमें ये जो एडम एप्पल्स है वो प्योरली विजिबल है। ठीक है,
तो जो लैरिंग्स है इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, ड्यूरिंग स्पीच एंड सिंगिंग. So the tension and vibration speed of the vocal folds can be changed to change the pitch that they produce. तो लेरिंग्स ये हो गया लेरिंग्स के बारे में. अब थोड़ा सा ट्राइकिया है. तो ट्राइकिया जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, तो इट्स अ लॉन्ग ट्यूब विच इज़ अबाउट 5 इंच इन लेंथ, ठीक है, मेड अप ऑफ सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज रिंग्स लाइंड विथ स्यूडो सेट्रिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर इपिथीलियम, ठीक है. तो ये सी शेप जो हाइलिन कार्टिलेज है, कार्टिलेज रिंग्स है, वो प्रेजेंट है. उसके आसपास क्या रहता है, एक सीडो सेट्रिफाइड सिलिएटेड कॉलमनल एपिथेलियम में वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है. जो ट्रैकिया है वो क्या कनेक्ट करता है लैरिंग्स को ब्रोंकाई के साथ, एंड जो एयर है उसको एलो करता है ताकि वो नेक से थोरैक्स में पहुंच सके. और जो रिंग्स है कार्टिलेज, जो जो रिंग्स है जो ट्रेकिया को बनाता है, ठीक है, या हम ऐसा बोलेंगे जो कार्टिलेज के रिंग्स है जो ट्रेकिया को बनाता है, इट अलाउ टू रिमेन ओपन टू एयर एट ऑल टाइम्स. तो ये जो ट्रेकिया है उसको एक ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि वो जो एयर है वो कंटिन्यूसली हमारे लंग्स में आता रहे, ओके, जिससे जो ट्रेकिया है वो हमेशा ओपन रहे. देन उसके बाद दूसरा है दैट इज़ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स ट्रेकिया के बाद. सो जो इन्फीरियर एंड है ट्रैकिया का, ठीक है. सो द एयर स्प्लिट्स इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस नोन एज द प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है. ट्रैकिया का जो एंड पार्ट है, जो सबसे नीचे पार्ट है, वहाँ पे दो ब्रांचेस फॉर्म होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है. द लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई रन इनटू ईच लंग्स बिफोर ब्रांचिंग ऑफ, ठीक है. तो जो लेफ्ट जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो एक लेफ्ट लंग में जाता है और एक राइट लंग में चला जाता है, ठीक है. वहाँ पे जाने के बाद वो फिर से वहाँ पे उनकी ब्रांचिंग होती है, ठीक है. तो लंग्स में जाने के बाद उनकी फिर ब्रांचिंग होती है, ठीक है, जिसको हम जो थोड़े से स्मॉल रहते हैं ब्रांचिंग में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ सेकेंडरी ब्रोंकाई. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही वो लंग्स में एंटर हुए, लंग्स में एंटर होने के बाद इनका फिर से क्या हो रहा है, बाइफार्केशन हो रहा है या ब्रांचिंग हो रहा है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलते हैं. अब जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है दे कैरी एयर इनटू द लोब्स ऑफ द लंग्स, ठीक है. देन जो ये ब्रोंकाई है वो यहाँ पे अलग अलग लोब्स दिख रहे हैं आपको लंग्स में, तो वो अलग अलग लोब्स में एयर को लेके जाते हैं, ठीक है. तो जो लेफ़्ट लंग है उसमें 2 लोब्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जो राइट लंग्स है उसमें 3 है, ठीक है. लेफ़्ट में 2 है लोब्स और राइट में, सॉरी, राइट में 3, 1 2 3 यहाँ पे आप देखो, और यहाँ पे देखो 1 2, तो 2 लोब्स है राइट लेफ़्ट लंग्स में और 3 लोब से राइट लंग्स में. तो जो सेकेंडरी ब्रोंका है वो अगेन स्प्लिट हो जाएगा स्मॉलर ब्रोंकाई में. तो उन स्मॉलर ब्रोंकाइज को हम क्या बोलते हैं, टर्शरी ब्रोंकाई बोलेंगे विद इन ईच लोब, ठीक है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर एक लोब में है, नीचे एक लोब में है, और उससे भी नीचे एक लोब में वो जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है वो फिर से डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टर्शरी ब्रोंकाई बोलते हैं, ओके. जो टर्शरी ब्रोंकाई है वो अगेन बाइफरकेट हो जाता है किसमें, और स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में दैट स्प्रेड थ्रू द लंग्स, ठीक है. तो देखो आप यहाँ पे वो और छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में बाइफरकेट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ओके, जो बहुत ही स्मॉल साइज में प्रेजेंट रहता है, ठीक है. अब प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंक्यूल्स फर्दर स्प्लिट हो जाता है और स्मॉलर ब्रांचेस में जो लेस देन ए मिलीमीटर उनका डायमीटर रहता है, तो उन ब्रोंक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं. अब यहाँ पे देख सकते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है. तो यहाँ पे देखो आप टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है. तो हमने इसको थोड़ा सा वो किया हुआ है, मैग्नीफाई किया हुआ है, ठीक है. तो जो लास्ट पार्ट है दैट इज़ द, देखो ये छोटा सा पार्ट है ब्रोंक्यूल का, उसको हमने क्या किया, मैग्नीफाई किया यहाँ पे. तो देखो ये दिस लास्ट पार्ट इज़ द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है. तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स क्या करता है, एयर को अल्वियोलाई तक पहुँचाता है. टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद जो अल्वियोलाई में प्रेजेंट है, अल्वियोलाई के पास प्रेजेंट है, दैट इज़ द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ओके. तो जो एयरवेज है वो स्प्लिट हो जाता है ट्री लाइक ब्रांचेस में, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर जहाँ से जो एयर है वो एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. तो जो प्राइमरी ब्रोंकाई है
it contains many C-shaped cartilage rings that firmly hold the airway open and give a bronchi a sectional shape like flattened circle और a D letter। ठीक है, तो अगर हम ब्रोंकाइल्स की बात करेंगे तो वो सी शेप वहाँ पे कार्टिलेजेस प्रेजेंट रहते हैं जो उन ब्रोंक्यूल्स को ओपन करके रखता है ताकि जो एयर है वो इजीली पास हो सके। ओके, जो ये ब्रोंकाई है जब सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई में ब्रांच हो जाता है तो जो कार्टिलेज है जो ब्रोंकाई के ऊपर प्रेजेंट है वो और वाइडली स्पेस हो जाता है और मोर स्मूथ मसल्स वहाँ पे और प्रोटीन वहाँ पे ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो जो ये ब्रोंक्यूल्स है दे आर डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रोंकाई इन दैट दे डू नॉट कंटेन एनी कार्टिलेज एट ऑल। ठीक है, देन जब ब्रोंकाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई का जब ब्रोंक्यूल्स बनता है तो ब्रोंक्यूल्स में कोई भी ऐसा कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं रहता है, तो वहाँ पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट रहते हैं और इलास्टिन प्रेजेंट रहते हैं जो इन स्मॉलर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को फ्लेक्सिबिलिटी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जो मेन फंक्शन है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का वो ये रहता है कि जो एयर है उसको वो लेके आते हैं कहाँ से, ट्रेकिया से लेके लंग्स तक। ठीक है, तो जो स्मूथ मसल टिश्यू है इनके वॉल्स में ये इनको हेल्प करता है ताकि जो एयर फ्लो है उसको रेगुलेट कर सके ताकि जो एयर है वो इजीली लंग्स में आ सके। ठीक है, जब ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ एयर बॉडी को चाहिए होती है तो उस टाइम पे जैसे कि एक्सरसाइज के टाइम पे हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है बॉडी में, तो जो स्मूथ मसल्स इनमें प्रेजेंट रहते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं ताकि जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है वो डायलेट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो हवा है वो बॉडी के अंदर लंग्स में पहुँच सके। ठीक है, तो यही जो स्मूथ मसल फाइबर है वो उनको एक एबिलिटी देती है कि जो रेस्ट के टाइम पे वो कंट्रैक्ट हो जाए और हाइपर वेंटिलेशन रेस्ट के टाइम पे ना हो। ठीक है, सो जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है वो म्यूकस का भी यूज़ करते हैं और सीलिया का भी यूज़ करते हैं ताकि जो एपिथेलियल लाइनिंग में जो भी डस्ट या डस्ट ट्रैप हुआ है या जो भी कंटामिनेंट्स प्रेजेंट है वो अल्वियोलाई तक ना पहुँचे, वो वहीं पे फंसा रहे। ओके, देन उसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट है दैट इज़ द लंग्स। ठीक है, तो अगर हम लंग्स की बात करेंगे तो लंग्स आर द पेयर ऑफ लार्ज स्पॉन्जी ऑर्गन फाउंड इन द थोरेक्स लेटरल टू द हार्ट एंड सुपीरियर टू द डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट रहता है और हार्ट के ये पीछे रहता है, साइड में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लेटरल मीन्स लेटरल साइड पे क्योंकि हार्ट लंग्स दोनों के बीच में प्रेजेंट रहता है। ओके, सो जो लंग्स है इट इज़ सराउंडेड बाय ए प्लूरल मेम्ब्रेन दैट प्रोवाइड्स द लंग्स विद स्पेस टू एक्सपेंड एज वेल एज नेगेटिव प्रेशर स्पेस रिलेटिव टू द बॉडीज एक्सटीरियर। तो जो लंग्स है उसके सराउंडिंग में क्या रहता है, प्लूरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो दिस इज द प्लूरल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे दिखाया नहीं है। ठीक है, तो प्लूरल मेम्ब्रेन वहाँ पे प्रेजेंट रहता है लंग्स के सराउंडिंग पे जो उसको एक स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि जो लंग्स है वो अच्छे से कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाए या एक्सपांड हो जाए ड्यूरिंग वेंटिलेशन। और साथ में जो नेगेटिव प्रेशर है, ठीक है, तो जो बॉडी के बाहर से आता है उसको भी वो फेस कर सके। ठीक है, सो द नेगेटिव प्रेशर अलाउज द लंग्स टू पैसिवली फिल विद एयर एज दे रिलैक्स। ठीक है, जो नेगेटिव प्रेशर है वो क्या करता है, लंग्स को पैसिवली फिल करता है एयर के साथ जब जो लंग्स है वो रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लंग्स की साइज़ की बात करेंगे तो जो लेफ़्ट और राइट लंग्स है दे आर स्लाइटली डिफरेंट इन साइज। ठीक है, ड्यू टू द हार्ट पॉइंटिंग टू द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। तो जो लेफ्ट लंग है वो स्लाइडली स्मॉलर है क्योंकि वहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, हार्ट के पोजीशन की वजह से इनका जो साइज़ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द अदर लंग्स। ठीक है, तो जो राइट लंग है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लोब्स जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया, और जो राइट लंग्स है इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लोब्स। ठीक है, राइट 2 लोब से बना है और जो लेफ्ट है इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लोब्स जो ऑलरेडी आपको बताया मैंने। सॉरी, लेफ्ट लंग 2 लोब से बना हुआ है और राइट लंग्स 3 लोब से बना हुआ है।
तो जो इंटीरियर है लंग्स का, इट इज़ मेड अप ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू कंटेनिंग मेनी कैपिलरीज एंड अराउंड 30 मिलियन टीनी सैक्स नोन एज एल्वियोलाई। अगर हम इंटीरियर की बात करेंगे, जो लंग्स है वो स्पॉन्जी टिश्यू से बना हुआ है जिसमें बहुत सारे कैपिलरीज हैं और कम से कम 30 मिलियन जो एल्वियोलाई है वो वहाँ पे प्रेजेंट है, विच आर सेक्स लाइक टीनी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लास्ट पोर्शन है उसका स्ट्रक्चर देखो आप, कितने एल्वियोलाई यहाँ प्रेजेंट है। तो 30 मिलियन जो टीनी एल्वियोलाई है वो लंग्स में प्रेजेंट रहता है। सो जो एल्वियोलाई है दे आर कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स फाउंड एट द एंड ऑफ द टर्मिनल ब्रोंकाइल। ठीक है, तो जो टर्मिनल ब्रोंकाइल से उसके एंड पे प्रेजेंट रहता है एंड द एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कलर और रेड कलर का। ठीक है, दीज आर द ब्लड कैपिलरीज जो एल्वियोलाई को सराउंड करते हैं। So the alveoli is also lined with thin small squamous epithelium that allows air entering the alveoli to exchange its gases with the blood passing through the capillaries। ठीक है, तो जो alveoli में क्या रहता है, एक बहुत ही थिन, जो हमने पहले बताया कि थिन होना चाहिए, तो थिन सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम रहता है जो उस alveoli को अलाउ करता है कि जो गैस एल्वेला में एंटर हो रहा है उसको वो एक्सचेंज कर सके किसके किसके साथ, जो इसके ऊपर जो भी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है उसके साथ। ओके, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो कैपिलरीज से इन एल्वियोलाई में एंटर होगा और जो ऑक्सीजन है इन एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा। ओके, सो दिस इज आर द स्ट्रक्चर्स विच इन्वॉल्व इन द रेस्पायरेशन। तो अगर हम रेस्पिरेशन में मसल्स की बात करेंगे, ठीक है, जो मसल्स पार्टिसिपेट करते हैं रेस्पिरेशन में, तो जो लंग्स के सराउंडिंग में कुछ मसल्स के सेट्स रहते हैं जो एयर को, हमारे लंग्स को एबिलिटी देती है कि वो एयर को अंदर इनहेल करे और बाहर एक्सहेल करें। ठीक है, जो प्रिंसिपल मसल है रेस्पिरेशन में ह्यूमन बॉडी में, दैट इज़ द डायफ्राग्राम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये नीचे ग्रीन कलर का है, दैट इज़ द डायफ्राग्राम। तो डायफ्राग्राम जो प्राइमरी मसल है जो रेस्पिरेशन कराता है। ठीक है, तो डायफ्राग्राम इज ए थिन शीट ऑफ स्केलेटल मसल दैट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द थोरैक्स। ठीक है, तो जो डायफ्राग्राम है वो क्या बनाता है, जो थोरैक्स का फ्लोर है वो बनाता है। तो जब डायफ्राग्राम कंट्रैक्ट होता है तो उस टाइम पे इट मूव्स inferiorly a few inches into the abdominal cavity expanding the space। अब यहाँ पे देख सकते हो, देखो डायफ्राग्राम कंट्रैक्ट हो रहा है तो वो नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो एब्डोमिनल कैविटी की तरह, तो उससे क्या होता है, जो थोरेसिक कैविटी है वो एक्सपांड हो जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से जो लंग्स है उसमें एयर अंदर आ जाता है। ओके, और जब ये थोरैक्स रिलैक्स हो जाता है तो डायफ्राग्राम ऊपर की तरफ चला जाता है। जब डायफ्राग्राम ऊपर की तरफ जाएगा जो लंग्स है उस पर प्रेशर पड़ता है और लंग्स में जो एयर है, जो लंग्स है वो फिर से कंट्रैक्ट हो जाएगा और जो एयर है लंग्स में प्रेजेंट वो बाहर निकल जाएगा। तो अब यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं जैसे ही डायफ्राग्राम कंट्रैक्ट हुआ नीचे की तरफ आ रहा है तो जो लंग्स है वो एक्सपेंड हो रहा है। तो जब डायफ्राग्राम रिलैक्स हो रहा है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो लंग्स है वो कंट्रैक्ट हो रहा है, तो लंग्स में जो एयर है वो बाहर जाएगा और जब लंग्स एक्सपेंड होगा तो जो एयर है वो लंग्स के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी लंग्स। उसके बाद जो दूसरा है, दूसरा जो मसल्स है दैट इज़ द स्मॉल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, तो डायफ्राग्राम मेनली प्राइमरी इंस्पायरेटरी के लिए रहता है और जो प्राइमरी एक्सपायरेटरी रहता है उसके लिए मेनली इंटरकोस्टल मसल रहता है। तो जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो डायफ्राग्राम को असिस्ट करता है ताकि उसका एक्सपेंशन, डायफ्राग्राम को असिस्ट करता है ताकि जो लंग्स है उसका एक्सपेंशन और कंप्रेशन हो। सो ठीक है, सो जो ये मसल्स है वो डिवाइडेड है किसमें, दो ग्रुप्स में। एक है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और दूसरा है दैट इज़ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल को इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है दे आर डीपर सेट ऑफ मसल्स एंड डिप्रेस द रिब्स टू कंप्रेस द थोरेसिक कैविटी एंड फोर्स एयर टू बी एक्सहेल्ड फ्रॉम द लंग्स। तो जो इंटरकोस्टल मसल्स है तो वो क्या करता है, तो वो रिब्स को डिप्रेस करता है ताकि जो थोरेसिक कैविटी है वो कंप्रेस हो जाए और जो एयर है वो लंग्स से बाहर चला जाए। और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है दे आर फाउंड सुपरफिशियली टू द इंटरनल कोस्टल
intercostal and functions to elevate the ribs, expanding the volume of the thoracic cavity and causing air to be inhaled into the lungs। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो क्या करता है, जो रिब्स है उसको एलिवेट होने में हेल्प करता है, जिससे जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो एयर है वो लंग्स के अंदर इनहेल होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स, देखो इंटरकोस्टल मसल्स ऊपर की तरफ गया तो अंदर आ रहा है, ठीक है, हवा, और जब डायफ्राम कंट्रैक्ट हो रहा है तो वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो एयर है वो अंदर आएगा। जब इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट होंगे और जो डायफ्राम है वो रिलैक्स होगा, तो जो लंग्स है वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे और जो एयर है वो बाहर रिलीज हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया जो मसल्स है जो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, रेस्पिरेशन में। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, एक है दूसरा पेक्टोरलिस, ये एक्सेसरी जो वो है मसल्स है, जैसे कि पेक्टोरलिस माइनर, जब ये मसल कंट्रैक्ट होगा तो लंग्स एक्सपेंड होंगे। अब जो पेक्टोरलिस मसल्स हैं वो जब रिलैक्स होंगे तो जो लंग्स है वो क्या होगा, वो कंट्रैक्ट होगा, और जब इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होगा तब भी जो लंग्स है वो क्या होंगे, वो कंट्रैक्ट होंगे। सो अगर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, ठीक है। पल्मोनरी वेंटिलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज इन द बॉडी कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो इसके 3 स्टेप्स रहते हैं, एक है पल्मोनरी वेंटिलेशन, दूसरा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और तीसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो पहला है पल्मोनरी वेंटिलेशन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो पल्मन इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स लंग्स, ठीक है। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन में क्या होता है, या जिसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं, इज़ द इनहेलेशन ऑफ and exhalation of air and involves the exchange of air between the atmosphere and the alveoli of the lungs, ठीक है। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होता है, जो गैसेस है उसका एक्सचेंज होता है, या हम ऐसा एक्सचेंज नहीं बोलेंगे, सिंपली जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो लंग्स तक पहुंचता है, उसके बाद लंग्स में जो एयर है वो फिर से लंग्स से बाहर चला जाता है, तो दैट इज़ द पल्मोनरी वेंटिलेशन। उसके बाद है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, अल्वियोलाई जो लंग्स में प्रेजेंट है, अल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में क्या होता है, जो गैसेस है उसका एक्सचेंज होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जो पल्मोनरी अल्वियोलाई है उसमें से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा, एक्सचेंज होगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा, और जो CO2 है वो ब्लड कैपिलरीज से अल्वियोलाई में आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ब्लड कैपिलरीज है, जो ब्लड है और उसके उसके और टिश्यूज़ के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज से टिश्यू में चला जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू में प्रेजेंट है वो ब्लड में एंटर होगा। सो दैट इज़ द इंटरनल रेस्पिरेशन। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करेंगे, ठीक है, रेस्पिरेशन की, तो तो उससे पहले हम देखेंगे, जब जो प्रेशर है लंग्स के अंदर, उसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, उस टाइम पे जो एयर से वो लंग्स में एंटर हो जाता है, और एयर लंग्स से बाहर दब जाता है जब जो लंग्स का प्रेशर है वो ज़्यादा हो, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द एयर प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अब हम मैकेनिज्म देखेंगे ब्रीदिंग का। तो जो ब्रीदिंग है इट्स ए वेरी सिंप्लीफाई फिजिकल प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। तो जो ब्रीदिंग है इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय 2 सेट ऑफ मसल्स, ठीक है। तो ब्रीदिंग मेनली हमने आपको जो मसल्स बताया था उनकी वजह से होता है, ठीक है। दैट इज़ द इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो इन मसल्स के साथ साथ जो डायफ्राम है और जो एब्डोमिनल मसल्स है वो भी ब्रीदिंग में हेल्प करता है। सो जब प्रोसेस है ब्रीदिंग में वो 2 फेज में होता है, एक इंस्पिरेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन बोलते हैं, और दूसरा है दैट इज़ द एक्सपायरेशन, या जिसको हम एक्सहेलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इंस्पिरेशन की बात करेंगे तो इंस्पिरेशन क्या होता है, तो इंस्पिरेशन इज़ द flowing of air into lung and is brought about by the chest expanding, ठीक है। तो इनहेलेशन में क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो हमारे लंग्स तक पहुंचता है, ठीक है। तो यो एयर लंग्स तक कैसे पहुंचता है,
जब हमारा जो चेस्ट है वो एक्सपेंड होता है, ठीक है। तो चेस्ट का एक्सपेंड होना मीन्स जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और जो एयर प्रेशर है वो लंग्स के अंदर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो थोरेसिक कैविटी का इन्लार्जमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इस एयर को एटमॉस्फेयर से लंग्स तक पहुंचाने के लिए, ओके। तो अ, तो थोरेसिक कैविटी इनलार्ज होने के लिए कुछ फॉलोइंग इवेंट्स होते हैं जो साइमल्टेनियसली होते हैं। तो सबसे पहले इंस्पिरेशन में जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, ठीक है, वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो इंटरनल है वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जो इंटरकोस्टल मसल्स है, तो यहाँ पे इन्होंने इंटरनल दिखाया हुआ है। तो इंटरनल जो कोस्टल मसल्स है, सॉरी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो इंटरनल है जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब आप इंस्पायर करते हो तो आपके कौन कौन से मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं और कौन से रिलैक्स होते हैं। तो आप सिंपल ही बोल सकते हैं डायफ्राम और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होंगे वाइल ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीथ इन, जब हम सांस ले रहे होंगे, ओके। सो तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कंट्रैक्शन होता है, यहाँ पे इंटरनल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अब मैं एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ। तो इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब कंट्रैक्ट होते हैं तो जो रिब्स हैं दे आर पुल्ड अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो रिब्स हैं हमारे, वो उस पर धक्का लग जाता है और वो ऊपर की तरफ पुल हो जाता है, और साथ में आउटवर्ड ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो कंट्रैक्ट हो रहा है, तो इसके कंट्रैक्शन की वजह से जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ और आगे की तरफ पुल हो जाता है, ठीक है। और साथ साथ में जब उसके साथ साथ उसको हेल्प करता है कौन, डायफ्राम के मसल्स, ठीक है। तो डायफ्राम भी साथ साथ में कंट्रैक्ट होता है। तो जब डायफ्राम कंट्रैक्ट होगा तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा। तो जब डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा तो ये जो दो प्रोसेस है, एक तो रिब्स का अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट करना, और साथ में डायफ्राम का नीचे की तरफ मूव करना, उससे जो थोरेसिक कैविटी है उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब थोरेसिक कैविटी का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा तो जो लंग्स है वो खुद ब खुद उसके साथ साथ एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। दस लंग्स विल एक्सपेंड साइमल्टेनियसली। तो जब लंग्स एक्सपेंड होंगे तो लंग्स के अंदर जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो जो लंग्स एक्सपेंड होगा, लंग्स एक्सपेंड होने से जो एयर प्रेशर है लंग्स के अंदर वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। सो उस ऑर्डर को या उस एयर प्रेशर को बैलेंस करने के लिए जो एटमॉस्फेयर में से एयर है वो लंग्स में एंटर हो जाता है या रश हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि आप देखो एयर प्रेशर बढ़ गया, तो एयर प्रेशर बढ़ा, सॉरी एयर प्रेशर कम हुआ, जैसे ही एयर प्रेशर लंग्स में कम होगा तो बाहर से एटमॉस्फेयर से जो एयर है वो हमारे लंग्स में एंटर हो जाएगा थ्रू आवर एयर पैसेज, ठीक है। तो जो ये इंस्पिरेशन का प्रोसेस है इट्स वेरी एक्टिव प्रोसेस। तो इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, इट नीड्स एनर्जी फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है। एट रेस्ट इट लास्ट अबाउट 2 सेकेंड। तो अगर हम रेस्ट पे होंगे तो कम से कम 2 सेकेंड्स में ये प्रोसेस होता है इंस्पिरेशन का, ओके। तो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम और दिखाता हूँ। अब देखो जो रिप्स है आउटवर्ड और अपवर्ड की तरफ मूव होता है, जिससे क्या होता है जो लंग्स है वो एक्सपैंड होता है, ठीक है। लंग्स एक्सपैंड होगा तो जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो जब लंग्स का जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा तो जो एयर है वो हमारे लंग्स में एंटर हो जाएगा, ठीक है। देन अब जो दूसरा प्रोसेस है दैट इज़ द एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन में क्या होता है, इट इज़ द फोर्सिंग ऑफ एयर आउट फ्रॉम द लंग्स एंड इज ब्रॉट अबाउट बाय द चेस्ट कंट्रैक्टिंग, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में हम हवा बाहर रिलीज़ करते हैं लंग्स के थ्रू, ठीक है। लंग्स में से जो बाहर एयर है उसको बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। तो ये कैसे होता है, जब हमारा जो चेस्ट है वो कंट्रैक्ट होता है, ठीक है। सो इट टेक्स प्लेस व्हेन द साइज ऑफ द थोरेसिक कैविटी इज रिड्यूस्ड एंड द एयर प्रेशर इज इंक्रीज। तो ये कब होगा, जब हमारा थोरेसिक कैविटी का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और जब एयर प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ओके। सो जो ये प्रोसेस है उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है वो आप कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। वहाँ पे रिलैक्स हो रहे हैं, यहाँ पे कंट्रैक्ट हो जाता है। और जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होंगे तो जो रिब्स हैं दे आर पुल्ड बैक टू देयर नॉर्मल पोजीशन। तो पहले जब जो रिब्स एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कंट्रैक्शन की वजह से अपवर्ड और फॉरवर्ड वो एक्सपेंड हुए थे, अब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएंगे ड्यू टू द
कंट्रैक्शन ऑफ द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल में थोड़ा आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इंस्पिरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट होता है और इंटरनल एक्सपायरेशन में इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट होता है। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्शन की वजह से जो रिब्स है अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है या नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाता है। और साथ साथ में जो डायफ्राग्राम है वो भी रिलैक्स हो जाता है। जब डायफ्राग्राम रिलैक्स होगा, जो डायफ्राग्राम के मसल से वो रिलैक्स हो जाएंगे, तो वो भी अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, दैट इज़ इट हैज़ द डोम शेप, ठीक है। तो जिसकी वजह से इन दोनों मसल्स के रिलैक्सेशन, एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के कंट्रैक्शन की वजह से और डायफ्राग्राम मसल्स के रिलैक्सेशन की वजह से जो थोरेसिक कैविटी है उसका जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिससे जो लंग्स का साइज़ है वो भी क्या हो जाता है, वो भी ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियसली डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इस डिक्रीज़ के वजह से जो एयर प्रेशर है लंग्स के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अब एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा लंग्स में, ठीक है। तो उस एयर प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो एयर है, द एयर इज़ एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। जो एयर है उसको लंग्स से बाहर रिलीज़ किया जाता है इन द एटमोसफेयर थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो किसके थ्रू, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक्सपायरेशन होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हो रहा है। ओके, अब जो एक्सपायरेशन है वो क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है, इसके लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एटीपी चाहिए नहीं होती है, तो वो खुद ब खुद विदाउट एनी नीड ऑफ एनर्जी ये एक्सपायरेशन होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पैसिव प्रोसेस। बट इंस्पिरेशन में एनर्जी चाहिए, तो दैट इज़ ए एक्टिव प्रोसेस, ओके।